हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, कल आप सभी का एग्जाम है 27 तारीख को, और आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर वाले सवाल में आते हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले सवाल में, और अगर आप इतना करके आते हैं तो एक भी 5 नंबर का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। इसमें 5 नंबर वाले सवाल जो अच्छे अच्छे सवाल है उसको मैंने पिक किया है, और ये अंतिम बार है। ठीक है, और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें 5 नंबर के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इसमें होगा कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। आप सभी जानते होंगे कि मनुष्य में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। और इसमें नर और मादा दोनों आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं, और आपस में क्या बनाते हैं, युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जायगोट बनाते हैं। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र के माध्यम से होता है। और लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, एक जोड़ा। ठीक है, और 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम। लिंग गुणसूत्र जो होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो आगे क्या बोला कि मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी 46 वो होता है, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र शरीर के अन्य अंगों को बनाता है। जबकि एक जोड़ा गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है कि उत्पन्न संतान जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। इसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में एक्स वाई, जबकि महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखिए कैसे इसका निर्धारण होता है। ठीक है, निर्धारण जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का अगर फिगर आप बना देते हैं तो फिर आपको बढ़िया ये मिलेगा। ठीक है, अब एक तरफ नर वाले को लिखेंगे, और नर वाले में क्या निकलता है, शुक्राणु, और मादा वाले फीमेल में निकलेगा अंडाणु। ठीक है, जब दोनों मिलेगा तो दोनों का संलयन होगा, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। अब नर के पास देखिए 44 को होगा, और प्लस एक्स वाई एक अलग गुणसूत्र होगा। ठीक है, 44 होगा, 44 को अगर बांटेंगे तो 22 प्लस एक्स रहेगा, और 22 प्लस वाई ऐसे बनेगा ये। और इधर होगा 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई एक्स। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, जब यहाँ से एक्स निकलेगा, ठीक है, यहाँ से एक्स और यहाँ से भी एक्स निकलेगा, तो इस प्रकार का जब युग्मनज बनेगा तो वो क्या होगा, लड़की होगा। ठीक है, एक्स और एक्स निकलेगा तो लड़की होगा। और यहाँ से जब वाई जाएगा और इधर वाले एक्स जाएगा, जब एक्स वाई बनेगा तो नर होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो लड़का लड़का या लड़की होने का निर्णय वाई यानी पुरुष वाला गुणसूत्र करता है। ठीक है, महिलाओं को झूठ का ही दोष दिया जाता है, लेकिन पुरुष के पास वाई रहेगा, वाई जब वो भेजेगा तभी वो लड़का बन सकता है। ठीक है, अन्यथा लड़की ही होगी। तो ये सवाल आप सभी अच्छे समझ गए होंगे, इस तरह से आपको लिखना है बढ़िया से। नेक्स्ट सवाल होगा विद्युत जनित्र जनरेटर के बारे में बताना है। ठीक है, जनरेटर, तो विद्युत जनरेटर यानी डायनेमो जनरेटर या विद्युत जनरेटर सब एक ही है। तो जनित्र वह युक्ति यानी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है, तो जनित्र वह युक्ति है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, क्योंकि इसमें कुंडली के घूमने के बाद ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले बनावट देखेंगे कि विद्युत मोटर का बनावट किस प्रकार का होता है। तो देखिए, बनावट आपको अपने हिसाब से लिखना है। एक शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच में एक तांबे की बनी एक तार की कुंडली को व्यवस्थित किया जाता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। इस कुंडली के सिरे में 2 पूर्ण वलय को जोड़ा जाता है, और उस वलय को कार्बन के ब्रश की सहायता से उससे बाहर में एक परिपथ जोड़कर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए शक्तिशाली नाल चुंबक लिया गया है, और इसके अंदर में तार की कुंडली को रखकर इसको ऐसे करके मोड़ दिया गया, और यहाँ पर आप पूर्ण वलय लगाया गया 2 ठो, और यहाँ से ब्रश लगाकर और यहाँ से एक ब्रश लगा दिया गया। ठीक है, अब देखिए कार्य कैसे करेगा ये, इसकी क्रियाविधि देखना पड़ेगा। तो क्रियाविधि देखते हैं दोस्तों, कैसा होगा इसका क्रियाविधि। तो देखिए, क्रियाविधि में क्या होगा कि चुंबक, ठीक है, मतलब जब आर्मेचर यानी कुंडली घूमती है तो उसके दोनों सिरों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। दोनों सिरा यानी ए बी और सी डी। ठीक है, जो वलयों के माध्यम से लगी परिपथ में चली जाती है, वलय के माध्यम से लगी हुई परिपथ में चली जाती है। यह धारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के माध्यम से ही कार्य करती है। इसमें हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती रहती है। धारा शून्य से आगे तथा आगे से शून्य में बदलता रहता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसमें पूर्ण वलय इसलिए लिया जाता है ताकि एसी अल्टरनेटिव करंट मिले, और अर्ध वलय जो होता है उससे डीसी करंट मिलता है, इसलिए इसमें चाहा जाता है कि हमको पूर्ण वलय ही दिया जाए। नेक्स्ट सवाल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। विद्युत मोटर के बारे में आपको बताना है, विद्युत मोटर की क्रियाविधि और उसकी बनावट, सारी चीज़ का आपको वर्णन करना है यहाँ पे। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो विद्युत मोटर एक ऐसी मशीन है यानी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, यानी घूमती हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। अब इसका सिद्धांत कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करता है, तो एक धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। अगर चालक घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से वह एक निश्चित दिशा में घूमने लगेगा। ठीक है, इसका बनावट देखिए, तो मोटर का बनावट किस प्रकार का होगा, लगभग
मोटर से ही मिलकर जनरेटर बनेगा, ठीक है, मोटर के से। अब देखिए एक नाल चुंबक लिया गया, इसके अंदर में तार की कुंडली को रख कर इसको मोड़ दिया गया आर्मेचर को, और यहाँ इसमें अर्ध वलय लगाया गया है, और अर्ध वलय को लगा के कार्बन के ब्रश के साथ जोड़कर बैटरी को जोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखिए तो इसके मतलब बनावट देखेंगे, तो बनावट को अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो एक शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच में एक तांबे की तार की बनी कुंडली को व्यवस्थित किया जाता है। कुंडली के दोनों सिरों से एक एक अर्धवलय जुड़े होते हैं, एक एक अर्धवलय जुड़े होते हैं। उन वलयों से कार्बन यानी ग्रेफाइट के ब्रश जुड़े होते हैं, ब्रशों से एक चालक तार एक परिपथ से जुड़ा होता है। अब इसका क्रियाविधि देखेंगे, तो जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के एक सिरे पर ए बी बाहर की ओर तथा सी डी दूसरे सिरे पर अंदर की ओर बनता है। क्या बोला है, ए बी बाहर की ओर, ठीक है। ए बी को देखिए, यहाँ पर आप ए बी को देख सकते हैं, तो ए बी को क्या बोला है, बाहर की ओर। ए बी बोल रहा है बाहर की ओर, यानी ए बी जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे, और सी डी जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, और इस प्रकार से ये घूमने लगेगा, ठीक है। और एक बार घूमेगा तो बलों का युग्म दोनों मिलकर लगातार घूमेगा और हमको विद्युत धारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध की गणना। काफी जबरदस्त सवाल है ये श्रेणी क्रम समूहन के लिए। तो देखिए पहले इसको लिखें कैसे, कि माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। उन प्रतिरोधों को एक भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, जिसके कारण परिपथ में आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यहाँ से फिगर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से फिगर बनाया गया R1 R2 R3 को, और एक ठो समतुल्य प्रतिरोध इधर है, ठीक है। अब बोला साथ ही R1 के पास विभवांतर V1, R2 के पास विभवांतर V2 तथा R3 के पास विभवांतर V3 है। अब एक दूसरा परिपथ लिया गया जिसमें हमने यह दिखाया है कि R1, R2 और R3 मिलकर जितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है उतना ही प्रतिरोध एक और परिपथ RS करता है, क्योंकि उसे भी एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जिससे उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम लोग आएंगे ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या बोल के रखा है, V बराबर आई आर। तो V1 हो जाएगा तो IR1, V2 IR2, V3 IR3। समतुल्य प्रतिरोध V बराबर IRS, समीकरण 4 होगा। RS का मतलब सीरीज, ठीक है, सीरीज यानी सीरियल। अब है समीकरण 1 2 3 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 को जोड़ेंगे तो R1 V1 V2 V3 और बराबर IR1 IR2 और R3। अब इधर सबको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, तो V मिलेगा, और यहाँ I को कॉमन लेंगे, R1 R2 R3 को रख देंगे यहाँ पे। अब समीकरण 4 से 5 का V का मान रखने पर, तो V बराबर है IRS, तो V का मान यहाँ डायरेक्ट IRS कर देंगे, V का मान IRS, और IRS के पास रखेंगे R1 R2 R3। यहाँ से ये I कट जाएगा तो बचेगा R1 R2 R3, और ये श्रेणी क्रम समूहन था। नेक्स्ट है समांतर क्रम समूहन के लिए प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना। तो इसमें भी सेम देखिए फिगर बना हुआ है, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ा गया, पैरेलल क्रम में। इसको लिखेंगे कैसे, कि माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। इन्हें एक भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है जिससे परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आगे है कि अब एक समतुल्य प्रतिरोध बनाया गया है जो तीनों के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध के बराबर प्रतिरोध उत्पन्न करता है, और इसे RP से दिखाया जाता है। अब ओम के नियम से आएंगे, तो ओम का नियम क्या बोलता है, तो V बराबर आई आर बोलता है। अब हमको आई चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर भी तो हो सकता है। इसी फार्मूले से आगे बढ़ेंगे। I1 निकालेंगे तो V बटे R1 होगा, I2 निकालेंगे V बटे R2 होगा, और I3 निकालेंगे तो V बटे R3 होगा। समतुल्य प्रतिरोध से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर पे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 2 3 को जोड़ा जाएगा तो I1 I2 I3, और इधर हो जाएगा V बटे R1 V बटे R2 और V बटे R3। अब तीनों को जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, I, और इधर हम लोग V को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बच जाएगा 1 बटे R1 1 बटे R2 और 1 बटे R3। समीकरण 4 से I बराबर V बटे आर पी है, तो V का मान यहाँ पर लिखेंगे RP, और यहाँ पर लिखेंगे V बटे जो यहाँ इधर वाला आया था, ठीक है, इसको लिख देंगे, और यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध के लिए गणना। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है कि सभी समूह प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है, और इसमें समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, और इसमें सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। सभी प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसमें सभी प्रतिरोधकों को ऊर्ध्वाधर क्रम में जोड़ा जाता है। एक इमेज भी आपको यहाँ से दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि इसका समतुल्य प्रतिरोध बाकी सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है, जबकि इसका समतुल्य प्रतिरोध बाकी से छोटा होता है, ठीक है। आगे है इसमें किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने पर धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, और इसमें किसी प्रतिरोधक को हटा देने पर धारा का प्रवाह होते ही रहता है, बंद नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल होगा कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं।
तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था, उसमें किसने क्या बताया कि मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, शुरू वाले में सारे लंबे थे, तथा पुनः जब F1 पीढ़ी के 2 पौधों का संकरण कराया गया तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपात 3:1 था, अर्थात लंबे। ठीक है, इसलिए बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र वंशानुगत होता है, ये बताया था उसने। नेक्स्ट है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो मेंडल ने पाया कि शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे के बीच संकरण F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, जैसे टीटी, और इसको क्रॉस कराया गया छोटे टी से, तो बना क्या टीटी टीटी, और मतलब सब में बड़ा गुण आ गया। ठीक है, 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई देता है, इसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। सेकेंड चरण में मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागन कराया और पाया कि लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात 3:1 था, अर्थात F2 पीढ़ी में भी लंबे पौधे प्रभावित थे, परंतु बौने पौधे अप्रभावी लक्षण वाले थे, इसलिए पता चला कि उसके लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 समूह है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 18 समूह है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का छोटा रूप है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी इस सारणी का बड़ा रूप है। तत्वों के समस्थानिक को देखिए, समस्थानिक को सही स्थान नहीं मिला, तत्वों के इसको समस्थानिक का सही स्थान नहीं मिला, जबकि इसमें तत्वों के समस्थानिक को उचित स्थान दिया गया। ठीक है, आगे रासायनिक दृष्टि से असंगत तत्वों असमान तत्वों को भी एक साथ रखा गया, जबकि रासायनिक दृष्टि से असमान तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया था इसमें। नेक्स्ट है, सभी संक्रमण तत्वों को एक ही वर्ग 6 में रखा गया, जबकि संक्रमण तत्वों को वर्ग 3 से लेकर 12 में रखा गया। नेक्स्ट सवाल होगा, साबुन और अपरार्जक में अंतर। छोटा क्वेश्चन है लेकिन जब इम्पोर्टेंट है, तो अंतर लिखने के लिए हमेशा बीच में इसको बांट देंगे। ठीक है, साबुन में क्या बोला गया कि सोडियम पोटेशियम का लवण है, जबकि अपमार्जक सल्फोनेट अमोनियम मृदु का लवण है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह मृदु जल में कार्य करता है और यह मृदु और कठोर दोनों जल में कार्य करता है। आगे CaCl2 MgCl2 लवण नहीं होते हैं, और इसमें CaCl2 MgCl2 लवण के होते हैं। साबुन का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। साबुन जो है वो तेल युक्त होते हैं, जबकि अपमार्जक तेल रहित होते हैं। साबुन का सफाई कम होता है, जबकि अपमार्जक का सफाई ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है, साबुन धुलाई कैसे करना है। ठीक है, इस प्रक्रिया को आपको देखना है। तो मिसेल बनाकर काम करता है, वही चीज़ देखना है। क्या बोला गया है कि साबुन तापमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर कपड़े की सफाई की जाती है। सबसे पहले सोडियम एसीटेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भाग को बोला जाता है जल विरोधी, और इसको बोलता है आयनिक भाग, जिसको जल स्नेही यानी आयनिक भाग यानी सोडियम का जो आयन है। अब साबुन का सफाई कैसे होगा, तो देखते हैं इसको। तो साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। इसमें जल विरोधी चिकनाई को आकर्षित करता है और जल स्नेही भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। इस प्रकार चिकनाई के चारों ओर मिसेल बन जाता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल से आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई जल में खिंच जाती है, और हमारे कपड़े क्या होते हैं, साफ हो जाता है। अब एक बार मिसेल को दिखाया जाता है यहाँ पे, देखिए क्या बोला, जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना वो ये था, इसको घोल किया गया। इधर से सोडियम Na+ मेल हटन और Na+ था, तो Na+ क्या बन जाएगा, तो Na+ आपका बन जाता है, Na+ बन जाता है आपका जल स्नेही यानी आयनित भाग, और हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी है। ठीक है, जल विरोधी। तो ये रहा आपका मिसेल के बारे में। नेक्स्ट सवाल होगा कि पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं। पाचक एंजाइम को कार्य क्या है, तो पाचक एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। यह उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ता है, जिससे वे घुलने लायक हो जाते हैं। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अब इसके कार्य क्या है, तो कार्य देखते हैं अच्छे से। बोला गया, लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और उनका इमल्सीकरण कर देता है। अग्न्याशय रस इमल्सन बने वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इमाइलेज भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट सवाल होगा,
कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें, यह क्यों आवश्यक है। दोहरा परिसंचरण, तो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर यानी रक्त 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रुकता है। चूंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके के लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरत होता है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखना निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसंचरण लाभदायक होता है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल होगा, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका, जैसे आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में भी सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को भी नाश करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 से 16 सवाल था सब्जेक्टिव के लिए, और 5 नंबर वाले सारे सवाल जितने भी बताया गया है इसमें 5 नंबर वाले सवाल है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ पे, और 5 नंबर अपना झोला में कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।